हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू टू ऑल। आज हम लोग यहाँ पर खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में बात करने वाले हैं। ये आपका एनसीईआरटी का बुक का एक चैप्टर है। ठीक है, इसमें सारे ऊर्जा संसाधन जो है, खनिज संसाधन से रिलेटेड सारी चीज़ें, इवन A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैप्टर से मिल जाएगी। हमारी जो चट्टान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लाइक आग्नेय चट्टानें, कायांतरित चट्टानें और जितनी भी प्रकार की चट्टानें होती है उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और उनसे रिलेटेड सारा करंट अफेयर्स आपको इस सेशन में देखने को मिलेगा। तो सेशन को लास्ट तक देखना और कोई भी पॉइंट आपको यहाँ पर मिस नहीं करना है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिए ताकि कम समय में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग गेन कर पाएँ। तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि खनिज व दंत मंजन से एक उज्जवल मुस्कान कैसे प्राप्त होती है। लाइक खनिज और इन तरीके से हम लोग अपनी मुस्कुराहट, लाइक वो स्माइल जो है, दांतों की यहाँ पर बात हो रही है, दांतों को वाइट कैसे किया जाए। ठीक है, दंत मंजन क्या होते हैं, लाइक टूथपेस्ट वगैरह क्या होते हैं, वो हमारे दांत को साफ करते हैं। कुछ अपघर्षक खनिज जैसे उसमें सिलिका होता है, चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड व विभिन्न फास्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है, फ्लोराइड नामक एक खनिज से प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो सारे आपके दंत मंजन में जितने भी प्रकार के तत्व एलिमेंट्स डले हुए रहते हैं वो सारे खनिज संसाधन के अंदर ही आते हैं। तो यहाँ पर फ्लोराइड की बात हो रही है। फ्लोराइड जो हमें दांतों को गलने से रोकता है वो फ्लोराइड नामक एक खनिज से प्राप्त होता है। अधिकतर दंत मंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं जो कि यूटाइल, इल्मेनाइट तथा एनजाइट नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। और यही डिस्क्रिप्शन में आपका एक होमवर्क क्वेश्चन भी है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिए और होमवर्क क्वेश्चन जो है आपको कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर करना है। ठीक है, कुछ दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हैं उनका कारण क्या है, अभ्रक है। टूथब्रश व पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर याद रखनी, क्या क्या ध्यान रखना है अब एक एक चीज़ को हाईलाइट करते हुए पढ़ते हैं। लाइक दंत मंजन नॉर्मल सी बात है, हमारे दांतों को साफ करते हैं। कुछ अपघर्षक खनिज लाइक सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फॉस्फेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, खनिज को स्वच्छता में मदद करते हैं। फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है, फ्लोराइड नामक एक खनिज से प्राप्त होता है। बहुत सारे जो दंत मंजन, टूथपेस्ट वगैरह होते हैं खनिज से ही प्राप्त होते हैं। लाइक टिटेनियम ऑक्साइड हो गया, ये क्या करते हैं, सफ़ेद बनाए जाते हैं, जो कि किससे बनते हैं, सफ़ेद क्यों बनते हैं, र्यूटाइल। ठीक है, ये र्यूटाइल लिखा हुआ है, इल्मेनाइट तथा एनजाइट नामक खनिजों से इनकी प्राप्ति होती है। ठीक है, टूथपेस्ट वाइट प्रकार के क्यों होते हैं, सफ़ेद क्यों होते हैं, किन के कारण होते हैं, एक तो र्यूटाइल के कारण होते हैं, एक इल्मेनाइट के कारण होते हैं तथा एनाटैज के कारण ये जो बनते हैं। ठीक है, कुछ दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हैं, वाइट की हमने बात कर ली, सफ़ेदी की बात कर ली, चमक प्रदान करते हैं। तो चमक क्यों आती है दांतों में, हमने देखा होगा, स्पेशली हम लोग हमारी बात नहीं करते हुए हीरो हीरोइंस की बात करें तो उनके टिथ जो होते हैं स्पेशली चमकते हुए दिखाई देते हैं। वो क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि वो जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं उसमें अभ्रक बहुत ज़्यादा होता है। हमारे जो नॉर्मल टूथपेस्ट हो गए, कोलगेट XYZ टूथपेस्ट हो गए, उसमें इतनी मात्रा वाइटनेस की नहीं पाई जाती जितने अदर जो स्पेशल आते हैं उनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, अब जो टूथब्रश के लिए हम लोग जो पेस्ट, जो ट्यूब यूज़ करते हैं वो ट्यूब काहे की बनी होती है, पेट्रोलियम से प्राप्त जो प्लास्टिक होता है उसकी बनी हुई रहती है। तो ये सारी रिलेटेड किससे हो गई इन्फॉर्मेशन, हमारी दंत मंजन से, टूथपेस्ट से रिलेटेड हो गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला पॉइंट है, सभी सजीव वस्तुओं को खनिज की आवश्यकता क्यों होती है। देखो, खनिज के बिना जीवन प्रक्रिया चल नहीं सकती है। यद्यपि हमारे कुछ पौष्टिक आहार का केवल 0.3% भाग ही यानी 0.3% भाग ही खनिज है। मतलब बहुत कम मात्रा में, 100% में से केवल 0.3% हमारे शरीर में खनिज होता है। ठीक है, जिसकी हमें आवश्यकता होती है और ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी होते हैं कि इनके बिना आप 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में भी असमर्थ रहोगे। मतलब इन 0.3% जो है ये ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर मायने रखता है। तो सभी जो सजीव वस्तुएं हैं उन सभी को किसकी आवश्यकता होती है, खनिज की यहाँ पर आवश्यकता होती है। चलो, अब हम पढ़ लेते हैं खनिज का वर्गीकरण। देखो, खनिज का वर्गीकरण पढ़ना यूँ जरूरी है क्योंकि हमें पता चलेगा कि इसकी कितनी कैटेगरी होती है। तो सामान्य व वाणिज्यिक प्रकार से यदि हम लोग देखें तो खनिज का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से किया गया है। सबसे पहले खनिज के 3 प्रकार यहाँ पर डिवाइड किए गए। सबसे पहला प्रकार होता है यहाँ पर धात्विक खनिज, दूसरा होता है अधात्विक खनिज और तीसरा होता है हमारा यहाँ पर ऊर्जा खनिज। तो ये कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार हो गए। अब इसके भी कुछ सब टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो धात्विक खनिज जो है
यहाँ पर 3 प्रकार का होगा। एक होता है हमारा लौह धातु, एक होता है हमारा अलौह धातु और तीसरा होता है हमारा बहुमूल्य खनिज। अब लौह धातु के अंदर कौन से तत्व आ जाते हैं जिसमें लोहे का अंश रहता है, जैसे कि लौह अयस्क हो गया, ठीक है, मैग्नीज हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सारे लौह धातु के अंदर आते हैं। फिर यदि हम लोग बात करें अलौह धातु की, तो उसके अंदर कौन कौन आ जाएंगे, तांबा आ जाएगा, सीसा आ जाएगा, जस्ता आ जाएगा, बॉक्साइट आ जाएगा। ये सारे हमारे अलौह, इसमें लोहे का तत्व प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये दोनों धातु के ही प्रकार है, लेकिन कौन से, एक तो लौह तत्व है और एक कौन सा है, अलौह तत्व यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। तीसरा प्रकार आता है धात्विक के अंदर ही बहुमूल्य खनिज। बहुमूल्य लाइक मनी से रिलेटेड आप उसको काउंट कर सकते हो, लाइक सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि सारे हमारे बहुमूल्य खनिज के अंदर काउंट होते हैं। तो ये सारे तीनों प्रकार किसके हो गए, ये तीनों प्रकार हो गए हमारे धात्विक खनिज के। अब हम लोग बात करें अधात्विक, जो कि धातु नहीं होती है। कल भी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे, अभ्रक हो गया, नमक हो गया, पोटास, सल्फर हो गया, चूना पत्थर हो गया, लाइमस्टोन हो गया, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये सारे हमारे अधात्विक खनिज के अंदर काउंट किए जाते हैं। और यदि हम लोग अगले प्रकार की बात करें तो अगला प्रकार होता है हमारा ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, जो लाइक बहुत सालों में जिनका निर्माण होता है और जिनको जो है नवीनीकृत करना असंभव सी बात होगी, अब बहुत साल इसमें लग जाते हैं, हजारों वर्ष लग जाते हैं इसके अंदर। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है हमारे ऊर्जा खनिज के अंदर आता है, ठीक है। तो कौन कौन से 3 प्रकार हो गए, धात्विक, अधात्विक, ऊर्जा खनिज। धात्विक में लौह और अलौह और बहुमूल्य खनिज हो गई। अधात्विक में जो धातु नहीं होती, लाइक जिसमें धातु के गुण नहीं पाए जाएंगे, अभ्रक, नमक, पोटाश, लाइमस्टोन वगैरह सारे अधात्विक खनिज हो गए। ऊर्जा में कोयला, पेट्रोलियम और जो हमारी नेचुरल प्राकृतिक गैस होती है वो हमारे ऊर्जा खनिज के अंदर आते हैं। ये थोड़ा एक करंट अफेयर्स की हम लोग यहाँ पर बात करें, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। रेट होल क्या होता है, इसके बारे में आप देखेंगे। रेट होल खनन क्या होता है, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए व्हाट इज रेट होल खनन करके पूछ लिया जाए तो फिर आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत होता है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली यही जानते हैं कि जहाँ पर भी खनिज वगैरह निकलते हैं वो एरिया जो होता है या फिर वो भूमि जो होती है सरकार के अंडर में आती है, सरकार की देखरेख में ही वहाँ पर खनन का कार्य हो सकता है, नहीं तो उसे इलीगल माना जाता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर कुछ और नई बात बताई गई, रेड होल खनन उस प्रकार का नहीं होता है और इसका निष्कर्षण सरकार की अनुमति के पश्चात ही संभव है, नॉर्मल है ना। लेकिन उत्तर पूर्वी भाग जो है हमारा, जो ये उत्तर और पूर्वी इलाका जो है, ये वाला जो इलाका होता है, जैसे इसमें हमारे ये असम वगैरह सारी आ जाएंगे, किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजाति जो क्षेत्र हैं उसमें क्या होता है, खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत व समुदाय को प्राप्त होता है। एक पर्टिकुलर, जैसे कि ये घराना है तो ये इसकी पूरा पर्टिकुलर खनन का कार्य इसका हो गया, इस तरीके से पर्टिकुलर समुदाय के पास ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और ज़्यादा जनजाति है तो उसके ऊपर ज़्यादा सरकार का प्रेशर भी नहीं रहेगा। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर व डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। अब तो फिर भी जो है हमारा जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसके अंडर में ये सारी चीज़ें होती है, क्योंकि अभी पिछले साल की बात है, मेघालय में बहुत ज़्यादा अवैध रूप से खनन हो रहा था, तो एनजीटी ने मेघालय सरकार के ऊपर बहुत बड़ा फाइन जो है, जुर्माना कर दिया था। तो इस तरीके से ये एनजीटी के देखरेख में आता है, जहाँ पर आप पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाते हो अपने कार्य को कर सकते हो। तो मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर व डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं, मतलब इसकी विशाल खदानें हैं। जोवाई और चेरापूंजी जो है, इसमें कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेट होल खनन यहाँ पर कहा जाता है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन किसके बारे में होगी, रेट होल खनन के बारे में हो गई, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, सरकार के अंडर में आती, लेकिन कुछ ऐसी जनजातियाँ उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, जैसे मेघालय, जोवाई और चेरापूंजी की हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक फैमिली या पर्टिकुलर कोई फैमिली के सदस्य जो है इसका कार्य करते हैं, मतलब वो खनन का कार्य अपने हिसाब से करते हैं। और वहाँ पर कौन सी है, कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर व डोलोमाइट की खदानें पाई जाती है। और इसी प्रकार कोई जब ये परिवार के द्वारा एक लंबी सुरंग बनाकर इस प्रकार से कार्य किया जाता है जहाँ पर सरकार का कोई राइट नहीं होता है, कोई अधिकार नहीं होता है, तो उसे हम लोग रेट होल खनन के नाम से जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग लौह खनिज की, ठीक है। अब लौह खनिज को पूरा समझेंगे कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, क्योंकि मेन हमसे राज्य वगैरह पूछे जाते हैं, जैसे कि रत्नागिरी हो गया, कर्नाटक का कुद्रेमुख हो गया, इस तरीके से बहुत सारे राज्य पर्टिकुलर एरिया पूछे जाते हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से पता चलेगी कि आखिर भारत में कहाँ कहाँ पर लौह खनिज और लौह अयस्क होते हैं, उनकी मात्रा पाई जाती है, ठीक है। अब लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान जो है लौह खनिज के द्वारा हो जाता है। जितने भी खनिजों की बात करें, धात्विक खनिज में हमारे बहुमूल्य खनिज आ जाते हैं, लौह और अलौह तत्व आ जाते हैं, उसमें लौह अकेला अपना 3/4 हिस्सा रखता है, ठीक है। टोटल 100 में से 3/4 हिस्सा जो हमारा लौह खनिज का योगदान रहता है।
ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को, मतलब कोई भी शोध वगैरह करना है, उसका एक बेस जो है लौह धातु से ही बनता है। और ये सारी मांग कंप्लीट हो जाने के बाद भी भारत में इतना लौह पदार्थ है कि उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसका निर्यात कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लौह अयस्क की। ठीक है, लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक रूप से, एक सेकेंड, विकास की रीढ़ है। क्या चीज़ यहाँ पर बताई गई है, लौह अयस्क के बारे में बताया गया है। जो लौह अयस्क है एक महत्वपूर्ण खनिज है और भारत के यदि विकास की बात करें, भारत के डेवलपमेंट की बात करें, तो इसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में लोहा पाया जाता है और हम लोग क्या करते हैं, निर्यात में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो डेफिनेट सी बात है कि भारत इससे बहुत सारा रेवेन्यू भी जनरेट करता है। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैग्नाइट जो है सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। तो अगर ये पूछा जाए कि सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क कौन सा है, तो मैग्नाइट जो है सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क होता है, जिसमें 70% के लगभग लोहे की मात्रा होती है। मतलब इतना शुद्ध होता है ये। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं। मतलब आपको चुंबक का गुण पता ही है, अट्रैक्शन वाला, रिपल्शन वाला। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण यहाँ पर पाया जाता है, जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। जो हमारी विद्युत इंडस्ट्री है उसमें इसी प्रकार के मैग्नाइट लोहा जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मशीन्स वगैरह में सब में इसी का ही प्रयोग होता है। ठीक है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा, अब अगले की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। देखो, अगला आता है हमारा हेमेटाइट। जब हम लोग मैग्नाइट की बात कर चुके हैं, मैग्नाइट सर्वोत्तम प्रकार का होता है, विद्युत इंडस्ट्री वगैरह में हम लोग प्रयोग करते हैं क्योंकि इसका चुंबकीय गुण भी बहुत अच्छा होता है। अगला है आता है हमारा हेमेटाइट। हेमेटाइट भी एक प्रकार का लौह अयस्क ही है और इसका भी बहुत मात्रा में प्रयोग होता है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है, इसके जब हम लोग क्वालिटी, इसके गुण की बात करेंगे तो वो मैग्नाइट से थोड़ी कम होगी, क्योंकि इसमें जो लौह अंश होते हैं, लौह तत्व जो होते हैं, उसकी मात्रा थोड़ी सी कम होती है। हमने देखा था इसकी कितनी पाई जाती है, 70% पाई जाती है, लेकिन इसकी कितनी होती है, 50 से 60% होती है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस हो गए। तो सबसे अच्छा मैग्नाइट और हेमेटाइट में से सबसे अच्छा कौन सा हो गया, सबसे अच्छा हो गया हमारा मैग्नेटाइट, क्योंकि 70% लौह तत्व पाए जाते हैं, 30% रिमेनिंग जो अयस्क की जो दूसरी चीज़ें होती खनिज तत्व उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर हेमेटाइट की बात करें तो उसमें 50 से 60% शुद्ध लौह होता है और रिमेनिंग जो होता है 40% के लगभग दूसरी खनिज तत्व का मिश्रण इसके अंदर पाया जाता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं भारत में लौह अयस्क की कहाँ कहाँ पर पेटी है। सबसे पहले बात करते हैं ओडिशा झारखंड पेटी की। उससे पहले आप इसका इमेज देख लो तो आपको एकदम से चीज़ें समझने में क्लियर होगी। इस तरीके से होती है लौह अयस्क की खदानें, इनका इस तरीके से पूरा शेप रहता है। ये आप देख सकते हैं, पूरी लौह अयस्क की खदान यहाँ पर बताई हुई है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला है ओडिशा झारखंड पेटी। ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क जो है मयूरभंज में व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकलता है। इसी से सन्निध झारखंड के सिंहभूमि जिले में गुआ तथा नोआ मुंडी से हेमेटाइट अयस्क जो है वो प्राप्त किया जाता है। कौन कौन से दो याद रखने हैं, ओडिशा और झारखंड से, क्योंकि आपको पता है स्टेट वाइज तो याद करना ही है। तो ओडिशा में कहाँ कहाँ से, सबसे पहले मेन दो नाम हम लोग याद करेंगे। कौन सी किस्म है, हेमेटाइट की किस्म है। ठीक है, सेकंड लेवल वाली है, मैग्नेटाइट नहीं है, हेमेटाइट है। कहाँ कहाँ पर होता है, एक तो मयूरभंज में होता है और एक कहाँ होता है, कहाँ के, ओडिशा के मयूरभंज में। और केंदुझर जिले की जो बादाम पहाड़ियाँ है ना, वहाँ से इस प्रकार का हेमेटाइट प्रकार का अयस्क निकाला जाता है, जिसमें 50 से 60% लौह तत्व प्रेजेंट होता है और इसका भी बहुत मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ओडिशा की बात हो गई। झारखंड की बात करें, झारखंड में कहाँ पाया जाता है, झारखंड का जो सिंहभूमि जिला है, इसमें गुआ तथा नोआ मुंडी जो है, यहाँ से हेमेटाइट अयस्क की प्राप्ति की जाती है, क्योंकि वहाँ पर खनन इसका किया जाता है। दो स्टेट कंप्लीट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, दुर्ग, बस्तरपुर, चंद्रपुर, पेटी। ठीक है, अब ये कहाँ पर है, जैसे रत्नगिरी भी होता है वैसे ये जो दुर्ग, बस्तरपुर, चंद्रपुर, पेटी है, यह पेटी जो है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेला डीला पहाड़ी श्रृंखलाओं के अति उत्तम कोटि का इसके अंदर मतलब सबसे अच्छा हेमेटाइट जो है कहाँ पर पाया जाएगा, छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है उसके अंदर जो बेला डीला पहाड़ियाँ हैं उसमें पाया जाता है। ठीक है, बेला डीला नाम इसका कुछ ऐसे पड़ा था क्योंकि बेल के शेप की ये पहाड़ी है। इसका डायग्राम भी इसके अंदर होगा तो हम लोग देखेंगे। बेल के शेप की ये पहाड़ी, ऐसे 1 से 2 फैक्ट पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए ये याद है। चलो, तो इसमें क्या पढ़ा हमने, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, पेटी जो है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती है, इन दोनों राज्यों के अंतर्गत होती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेला डीला पहाड़ियाँ जो इसमें अति उच्च कोटि का हेमेटाइट यहाँ पर पाया जाता है।
ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें टोटल 14 प्रकार के जमाव है। ठीक है, मतलब 14 जगह से जो है इसको निकाला जाता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ गुण इसके अंदर विद्यमान है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, पर्टिकुलर भी हेमेटाइट की बात कर रहे हैं। और क्या हमने पढ़ा, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, पेटी, जो कि महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में उसके अंदर कंसीडर की जाती है। ठीक है, 14 प्रकार के जमाव यहाँ पर शामिल है। बहुत अच्छी किस्म का यहाँ पर हमको मिलेगा। और ये इतना अच्छा होता है कि यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में ये जाता है और वहाँ से इसको भेजा जाता है, इसको एक्सपोर्ट किया जाता है जापान में, और दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया के अंदर इसका निर्यात किया जाता है। मतलब इसके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी होती है कि विदेश वाले भी इसकी डिमांड करते हैं। क्लियर है दुर्ग, बस्तरपुर, चंद्रपुर, पेटी वाला। आगे बढ़े, इसको एक बार और हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे ताकि साथ के साथ याद हो जाए। अगला है हमारा बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुरू, पेटी। नाम से ही समझ आ रहा है कि कर्नाटक साइड का ही होगा। कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की वृहत राशि संचित रहती है। इसमें आप सिर्फ इतना सा याद रख सकते हो, कुद्रेमुखी की खाने बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, कुद्रेमुखी कर्नाटक भाषा का शब्द है, जिसका मीनिंग होता है लाइक घोड़ा समथिंग, क्योंकि इसका जो शेप है वो घोड़े का, इसका जो स्ट्रक्चर जो है वो घोड़े जैसा है, घोड़े के मुख के समान है। ठीक है, तो कुद्रे का मुख घोड़ा होता है, तो घोड़े के मुख के समान जो है ये पूरी घाटी है, ये जो पूरा पश्चिमी घाट है वो घोड़े के मुख के समान दिखाई देता है। तो इसीलिए यहाँ पर कुद्रे मुख उसका नाम रखा गया है। कुद्रेमुखी की खाने बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, और यहीं से मंगलूर जो है, कर्नाटक के मंगलूर से ही पूरे विदेशों में इसका ट्रांसफ़र किया जाता है, विदेशों में इसका एक्सपोर्ट किया जाता है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुरू पेटी कहाँ पर है, किसकी है, लौह अयस्क की पेटी है, कर्नाटक में पाई जाती है। और कर्नाटक के मंगलूर से ही विदेशों में इसका जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है। अगले की हम लोग बात करते हैं। अगला हमारा है महाराष्ट्र गोवा पेटी। यह पेटी जो है गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र का ही रत्नागिरी है, रत्नागिरी आम की एक वो प्रजाति भी होती है। ठीक है, तो वही है यह पेटी, गोवा तथा महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, बट फिर भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। और मरमागांव पतन से ही इसका निर्यात विदेशों के अंदर किया जाता है। वही जो बंदरगाह है वहीं से निर्यात इसका विदेशों में किया जाएगा। तो ये पूरी बात हो गई लोहे की। एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि याद रहे। अगला हमारा फिर मैग्नीज आ जाएगा। तो एक बार लोहे को रिवाइज कर लेते हैं, फिर मैग्नीज की बात करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था लोहे के बारे में, लौह अयस्क के बारे में। उसमें दो प्रकार आते हैं, एक मैग्नेटाइट आता है और एक हेमेटाइट आता है। ठीक है, मैग्नेटाइट में 70% लोहा पाया जाता है, जो बहुत अच्छा होता है, और विद्युत उपकरण बनाने में इसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और हेमेटाइट जो होता है अच्छा तो होता है लेकिन थोड़ा कम अच्छा होता है कंपेयर करें यदि मैग्नेटाइट से। तो 50 से 60% यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, फिर हम लोग देख रहे थे कि ये पेटी जो होती है कहाँ कहाँ पर होती है। तो फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था ओडिशा से। सबसे पहली पेटी हमने ओडिशा झारखंड पेटी पढ़ी थी। ठीक है, याद आ रहा है वो बेल के मुख के समान वाली ओडिशा झारखंड पेटी के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो ये ओडिशा का जो है हमारा मयूरभंज और केंदुझर जो है वहाँ पर बादाम पहाड़ियों से निकाला जाता है। और पर्टिकुलर यदि हम लोग झारखंड की बात करें तो ये सिंहभूमि जिले से सिंहभूमि जिला जो है वहाँ से हेमेटाइट की खदानें हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, वहीं से हेमेटाइट निकाला जाता है। फिर दूसरा हमने पढ़ा था, दूसरा क्या पढ़ा था, दुर्ग बस्तर वाला। ठीक है, दुर्ग बस्तर जो कि छत्तीसगढ़ का जिला है। ठीक है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, इस नाम से पूरा एक नाम आता है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। ठीक है, कहाँ है, महाराष्ट्र, और कहाँ कहाँ पर फैली हुई है ये, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। टोटल इसके 14 जमाव हैं यहाँ पर। ठीक है, और जो छत्तीसगढ़ है उसके बस्तर के बेलाडीला से ये निकलती है। बस्तर के बेलाडीला जो खदान है वहाँ से निकलती है। बेलाडीला नाम क्यों है, क्योंकि इसका जो शेप है, आकार जो है, स्ट्रक्चर जो है वो बेल के शेप का है। ठीक है, और यहीं से जो है निर्यात किया जाता है। किस किस को निर्यात किया जाता है, विशाखापट्टनम जो पोर्ट है वहाँ से जापान और साउथ कोरिया जो है वहाँ पर निर्यात किया जाता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा बल्लारी, यही नाम था, बल्लारी नाम था, चित्रदुर्ग नाम था, और चिकमंगलूर। ठीक है, बल्लारी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर पेटी हम लोग पढ़ रहे थे, और तुमकुरू, 4 नाम थे ना, बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर और तुमकुरू पेटी। नाम से ही समझ आ रहा है कर्नाटक की बात कर रहे होगे। कर्नाटक का जो कुद्रेमुखू है वहाँ से निकलता है। कुद्रेमुखू मतलब घोड़े के मुख के समान उसका पूरा स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए ये यहाँ से जो है यहाँ से भी निर्यात किया जाता है विदेशों के अंदर। ठीक है, तो ये कर्नाटक की बात होगी, कर्नाटक की पेटी की बात होगी। फिर हम लोग बात करें महाराष्ट्र गोवा पेटी की।
ठीक है, इतना अच्छा नहीं है बट फिर भी इसका निर्यात किया जाता है और इसका उपभोग भी किया जाता है। तो ये 4 प्रकार की पेटी जो है लोहे की है, ये हमने यहाँ पर बात कर ली। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा-सा मैप से समझने की कोशिश करते हैं कि ये कौन-कौन से एरिया में लौह अयस्क की खदानें पाई जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट यहाँ से हम लोग करेंगे। देखो यहाँ मार्क आप देख सकते हो। सबसे पहले हम लोग लौह अयस्क की खानों के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये पूरा लौह अयस्क क्षेत्र है जो आपको इस कलर में दिखेगा, लाइट कलर में दिखेगा, और जहाँ पर रेड मार्क से त्रिभुज बनाए हुए, ट्रायंगल बनाए हुए, वो लौह अयस्क की खानें होगी। अभी हम लोग इन दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, और ये निर्यातक पतन मतलब कि यहाँ से निर्यात किए जाएंगे। मैग्नीज, बॉक्साइट और अभ्रक के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो पहले आपको किस किस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है। अगर इस तरीके से दिखता है लोह अयस्क का क्षेत्र है, ये खान है, और ये निर्यातक पतन मतलब कि विदेशों में निर्यात किया जाएगा पोत के माध्यम से। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं। हम लोग देख रहे थे छत्तीसगढ़ झारखंड की साइड, तो यहाँ पर हमारा मयूरभंज है, ये उड़ीसा वाला, ये केंदुझर है और ये गोवा है। ठीक है, यहाँ से किया जाएगा इसको, और ये पारादीप से इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है विदेशों में। ठीक है, तो कौन कौन से हमको ध्यान रखना है, हम लोग पढ़ रहे थे ना उड़ीसा झारखंड पेटी, तो ये पूरा एरिया यहाँ पर आएगा। इसमें मयूरभंज आता है, केंदुझर आता है और गोवा आता है। ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे की साइड हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पर हमारा आ जाएगा बेलाडीला। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये बेलाडीला, ये पूरा एरिया एक तो इसने कवर कर लिया। फिर बेलाडीला, चंद्रपुर, ठीक है, महाराष्ट्र वाला चंद्रपुर, और ये दुर्ग, ये तीनों यहाँ से आ जाएंगे। और विशाखापट्टनम पास में पड़ रहा है, तो यहाँ से इसको कर दिया जाएगा एक्सपोर्ट जापान और साउथ कोरिया में। तो ये दूसरी पेटी हो गई। आगे थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे। ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, यहाँ आ जाते हैं हम लोग नीचे की साइड। इसमें देखो आप, ये हो गया हमारा पूरा एरिया। इसमें आ गया बल्लारी, ठीक है, इसमें आ गया चित्रदुर्ग, इसमें आ गया हमारा कुद्रेमुख, है ना, और इसमें आ गया हमारा चिकमंगलुरु, और इसमें आ गया हमारा तुमकुरु। पूरी पेटी की बात हो गई। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरु पेटी जो कर्नाटक में पाई जाती है, और कुद्रेमुखी खदान जो है ये हमारी खदान है। ठीक है, ये हमारी खदान हो गई। तो ये तीसरा प्रकार हो गया। अब फोर्थ की बात करते हैं। चौथा प्रकार यहाँ पर कौन सा है, ये महाराष्ट्र गोवा पेटी वाला लास्ट प्रकार। ठीक है, ये रत्नागिरी यहाँ पर है, ये रत्नागिरी है, और ये गोवा है, और मारमा गांव से इसको क्या कर दिया जाता है, इसको निर्यात कर दिया जाता है, इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया क्या क्या चीज़ें आज के सेशन में हम लोगों ने पढ़ी। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बारे में मैग्नीज में हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो हम लोगों ने टिथ के बारे में, दांतों के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से खनिजों का पर प्रयोग होता है। सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, विभिन्न फास्फेट खनिज की स्वच्छता में मदद करते हैं, उसको स्वच्छ करने में मदद करते हैं। फ्लोराइड दांतों को गलने से रोकता है, तो फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। टिटेनियम ऑक्साइड जो है सफ़ेद बनाने में मदद करता है, जो कि र्यूटाइल, इल्मेनाइट तथा एनाटेज नामक खनिजों से प्राप्त होता है। ठीक है, और टूथब्रश की जो ट्यूब बनती है वो पेट्रोलियम के प्लास्टिक से बनती है। सभी सजीव खनिज की आवश्यकता होती है 0.3% ही होता है, लेकिन इसके बिना 99.7% का कोई मतलब नहीं रह जाएगा यदि 0.3% खनिज नहीं अवेलेबल होता है या नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये फिर हमने पढ़ा खनिजों का वर्गीकरण। तो 3 होते हैं, धात्विक होते हैं, अधात्विक होते हैं, ऊर्जा खनिज होते हैं। धात्विक क्या होते हैं, लोह धातु होती है। ठीक है, लोहा और मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट पाए जाते हैं। अलोह में तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट पाया जाएगा। अधात्विक में क्या होता है, अभ्रक, नमक, पोटाश, सल्फर, चूना पत्थर आदि पाए जाएंगे। और ऊर्जा में कोयला, पेट्रोलियम गैस और प्राकृतिक गैसेस जो होती है ये हमारे खनिज ऊर्जा के अंदर आती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रेट होल क्या होता है। रेट होल खनन क्या होता है, जहाँ पर ऑलमोस्ट सभी जगह सरकार का अधिकार होता है, लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर सरकार ना संभालते हुए पर्टिकुलर उस एरिया के व्यक्ति का हक या अधिकार उस पर भूमि पर होता है। जैसे मेघालय में कोयला, लोह अयस्क, चूना पत्थर व डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवाई चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्यों के द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में, संकीर्ण मतलब छोटी है ना, संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेट होल खनन यहाँ पर कहा जाता है। रेट होल मतलब एक छोटा सा चूहे की तरह छोटा सा होल बनाकर खनन का कार्य करना रेट होल खनन के नाम से जाना जाता है। देखो इसके अंदर एक चीज़ और हम लोग देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोग स्टेट वाइज बात करें, मतलब राज्यों के अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें, तो किसका योगदान यहाँ पर कितना होगा लौह अयस्क के रिप्रेजेंट करने में, किस राज्य का योगदान कितना है। तो सबसे बड़ा आपको कौन सा दिख पा रहा है, देखो लौह अयस्क उत्पादन के राज्यों का अंश प्रतिशत के अंदर। ठीक है, ये पूरा लौह अयस्क वाला है। तो इसमें उड़ीसा का योगदान कितना है, 33% सबसे ज़्यादा यही दिख रहा है। 33% उड़ीसा अपना योगदान देता है लौह अयस्क की खदान पेटियों में। कर्नाटक का योगदान 11% है, बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरु पेटी के रूप में। छत्तीसगढ़ का आपको पता है बस्तर की बेलाडीला पहाड़ियाँ। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ अपना 19% योगदान देता है। झारखंड अपना
28% योगदान देता है बादाम पहाड़ियाँ, ठीक है। सी भूमि जिला, तो झारखंड का 28% का यहाँ पर योगदान रहेगा और दूसरे राज्य जो उनका न के बराबर 9% के लगभग अपना योगदान रहता है, ठीक है। तो लौह अयस्क का आज हमने पढ़ लिया, ऐसा ही एज इट इज हम लोग कल मैग्नीज अभ्रक के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम लोग चट्टानों को भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, सेशन कैसा लगा? सेशन काफ़ी हेल्पफुल आई थिंक रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अच्छा लगा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं।